साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक में डिस्कस करूंगा आपके राइट्स को लेकर इन द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। जजमेंट का नाम है नीरज दत्ता वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी और जजमेंट पास किया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 17 मार्च 2023 को। अब आप सबके माइंड में क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि जब ये जजमेंट ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ तो वापस से मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूँ। साथियों, प्रीवियस जजमेंट जो 15/12/2022 को पास हुआ था, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रेफरेंस में ये तय किया था कि डिमांड जो है वो साइन क्वा नॉन है, आवश्यक है फॉर द ट्रैप ऑफ द अक्यूज अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। यू गॉट द पॉइंट ना। अगर डिमांड नहीं है तो कन्विक्शन भी नहीं होगा, प्रोसिक्यूशन भी नहीं होगा, और डिमांड को साबित करने का भार प्रोसिक्यूशन पे है। और डिमांड को डायरेक्ट एविडेंस से या सर्कमस्टेंशियल एविडेंस से साबित किया जा सकता है, पर फाउंडेशन फैक्ट्स रिगार्डिंग डिमांड शुड बी ऑन द रिकॉर्ड। अगर वो नहीं है तो समस्त प्रोसिक्यूशन या कार्रवाई इनलीगल है। और साथियों, उसी का जब सीक्वल आया तो उसमें डिमांड के पर्सपेक्टिव को डिस्कस किया गया और डिमांड प्रोसिक्यूशन साबित क्यों नहीं कर पाया, इसको भी जो है डिस्कस किया गया और इसका क्या इम्पैक्ट केस पर पड़ा, इसको भी जो है डिस्कस किया गया। जिस कारण टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमें टॉपिक को समझना होगा। यदि हम भी ही ऐसी समस्या से गुजर रहे हैं तो ये टॉपिक हमें काफ़ी आराम दे सकता है, हमारी सारी समस्याओं को सॉल्व कर सकता है। देखो, आज के समय में किसी को ट्रैप करना कोई बड़ी बात नहीं है। एक फर्जी रिकॉर्डिंग तैयार करो और कुछ एक अमाउंट अरेंज करो और उस पर फिनोक्सिलिन पाउडर अप्लाई करो और कंसर्न अक्यूज के पास रख के आ जाओ। कोई नहीं सुनता है, ना सीबीआई ना एसीबी ना लोकायुक्त। वो कहते हैं कि साहब तुम तो गलती पे हो और तुमने जो है पैसे लिए और जानबूझकर तुम ट्रैप ना हो सको इसलिए तुमने अपने दराज में या टेबल पे जो है पैसे रखवा लिए। तो बेचारा अक्यूज करे क्या, उसके पास लड़ने के अलावा कोई ऑप्शन बचता ही नहीं है। और जब वो पहुंचता है कोर्ट में या वकीलों के पास तो वो भी जो है इसको प्रॉपर गाइडेंस कई बार नहीं दे पाते। समस्या क्या होती है कि दिन भर जो है वो परेशान हो जाता है कि मैं करूँ क्या, मैं बचूंगा कैसे, मैं लड़ पाऊंगा नहीं लड़ पाऊंगा। अल्टीमेटली ही लॉस द कॉन्फिडेंस और वो कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर आप अच्छा लड़ोगे, अगर आपका फाउंडेशन मजबूत है, अच्छा लड़ा हुआ है, सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी ये बात की चीज़ है। कई बार ऐसा मैंने देखा है कि निचली कोर्ट ने जो है कन्वर्ट कर दिया, हाई कोर्ट से बरी हो गए, निचली कोर्ट ने बरी कर दिया, हाई कोर्ट ने कन्वर्ट कर दिया, सुप्रीम कोर्ट से बरी हो गए। तो कहने की बात यह है कि जब हमारे पास 3 टायर सिस्टम है और वो राइट्स कानून में अवेलेबल हैं तो हम उन्हें क्यों नहीं एक्सरसाइज करें। आप बोलोगे नहीं तो आपका शोषण होगा, आप बोलोगे लड़ोगे तो आप अपने राइट्स को जो है इन्फोर्स कर पाओगे। जैसे आप पब्लिक सर्वेंट हो वैसे एजेंसियाँ वाले भी जो है पब्लिक सर्वेंट है, पर चूंकि हम लड़ते नहीं हैं, काउंटर करना जानते नहीं है, जिस कारण हमारा जो है शोषण होता रहता है। तो आप लड़ें, अपने राइट्स को इन्फोर्स करें, निश्चित तौर पर आप सफल होंगे ही होंगे। तो साथियों, एक कॉपी और एक पेन लेके बैठे हैं, जो कुछ बता रहा हूँ उसको नोट डाउन करते हुए चलना है। तो साथियों, शुरू करता हूँ आज का प्रेजेंटेशन। साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जजमेंट जो है ये पास किया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने और जजमेंट जो है ये रिपोर्टेबल है, मतलब ये पब्लिश हुआ है बुक्स के अंदर और क्रिमिनल अपीलेंट जुरिडिक्शन के तहत जो है जजमेंट पारित किया गया है और अपील नंबर है 1669/2009। ये दिख गया होगा आपको। ऐसे कंसर्न जो अपीलेंट है वो है नीरज दत्ता और जो कंसर्न गवर्नमेंट है ये है स्टेट गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। इस मामले में जो अपीलेंट अक्यूज्ड है और जो को अक्यूज्ड है, इनका ट्रायल हुआ सेक्शन 7 13(1)D और सेक्शन 12 पीसीएड के तहत और दोनों को जो है कन्विक्ट किया गया और अल्टीमेटली इन दोनों ने अपील करी, पर जो को अक्यूज था उसे कोर्ट ने एक्विट कर दिया और अक्यूज को जो है सेंटेंस दिया सेक्शन 7 और 13(1)D के तहत। मतलब मोटी मोटी बात अपन समझते हैं कि इसने पद का दुरुपयोग किया और पद का दुरुपयोग करने के लिए जो कंसर्न को अक्यूज था उसने उसको अबेट किया और अल्टीमेटली इन दोनों ने कॉन्स्पिरेसी करते हुए रिश्वत जो है प्राप्त करी। ठीक है जी, मोटा मोटा केस क्लियर हो गया आपको। और यही केस जो है अपने साथ में होता है। साथ में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि जो परिवादी है वो ट्रायल शुरू होने से पहले मर गया था और इस बात को पुष्ट किया था इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी ने भी। उसने अपने कंप्लेंट में ये फैक्ट लिखा था कि ही वॉज डूइंग द बिजनेस ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ कार इन अ शॉप सिचुएटेड एट विकासपुरी न्यू दिल्ली, कि मैं कार को बेचने का और ख़रीदने का जो है काम करता हूँ, मेरी जो शॉप है विकासपुरी के अंदर है। उसका ये कथन था कि मेरी शॉप पर जो है इलेक्ट्रिसिटी मीटर नहीं था, जिसके लिए उसने इसको अप्लाई किया। और जो कंप्लेंट फाइल करी थी उसने 17 अप्रैल 2000 को और उसके स्टेटमेंट जो है एसीडी ने रिकॉर्ड करी है, उसमें उसका ये कहना था कि जो मीटर इंस्टॉल हुआ था उसके कुछ टाइम बाद जो है मीटर को रिमूव कर दिया गया। जब उसको ये समस्या आई तो जो आसपास के शॉपकीपर थे उसने पूछा, भाई आपका तो मीटर लगा हुआ है, हमारा को रिमूव कर दिया। तो उसने कहा, भाई जो मीटर का इंचार्ज है ये है कंसर्न अपीलेंट, आप उससे मिलो। और फाइनली जो है वो उससे जाके मिला। उसने कहा, भाई हम देखते हैं, आपको रिस्पॉन्स करते हैं। उसका कहना है कि 17 अप्रैल सन 2000 को उसको एक फ़ोन कॉल आया और अपीलेंट ने कहा कि भाई आप जो है मुझसे आके मिलो।
और फिर जाकर जो है ये अपीलेंट से मिला और अपीलेंट ने कहा भाई मुझे 15,000 रुपये चाहिए और ये डील जो है फाइनल हुई 10,000 के अंदर। तो उसने कहा मैं शाम को जो है शॉप पर मिल लूँगी आपसे करीबन 3 से 4 बजे के बीच में, और वहाँ मुझे आप पेपर भी दे देना, मैं मीटर भी इंस्टॉल करवा दूँगी और जो ब्राइब है मुझे वहाँ प्रोवाइड आप कर देना। तो कंप्लेनेंट ने स्टेट किया कि उसके पास अब कोई ऑप्शन नहीं है इस ब्राइब को देने के अलावा, और इसने जो है फिर एक कंप्लेंट करी एसीबी में और उसने कहा मुझे इनको जो है ट्रैप करवाना है। और जो कंसर्न एसके अवस्थी है इस केस में शैडो विटनेस थे, और ये जो परिवादी हैं और जो रेडिंग टीम है इन्होंने जो है विजिट किया परिवादी की शॉप को, और उस समय उनके साथ रेडिंग टीम की पार्टी भी जो है मौजूद थी। ये बात है करीबन 3:45 बजे की। उस समय अपीलेंट वहाँ जो है नहीं आया। करीबन 4:45 बजे जो है फ़ोन आया परिवादी को फ्रॉम द अपीलेंट साइड की, वो करीबन 5:30 से 6 बजे के बीच में आएगी। 5:20 के आसपास जो है ये अपीलेंट आई, इसके साथ में को अक्यूज था। इन्होंने डॉक्यूमेंट्स को मांगा और पैसों को मांगा जो कि उसको पे कर दिया गया। और स्पेशल कोर्ट ने यह माना कि प्रकरण में सर्कमस्टेंशियल एविडेंस सफिशिएंट है कि जिसके आधार पर हम ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि एरेस्ट अमाउंट को जो है डिमांड किया गया और एक्सेप्ट किया गया, और अल्टीमेटली कंसर्न कोर्ट ने जो है अक्यूज्ड को कन्विक्ट कर दिया। जब ये मामला अपील में था तो कंसर्न्ड कोर्ट के सामने साथियों जब इस मैटर में अपील की सुनवाई जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में की जा रही थी, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस की बेंच ने माना कि जजमेंट जो पास किया गया था इन द केस ऑफ बी जयराज वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड पी सत्यनारायण मूर्ति वर्सेस डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस कॉमा करके स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर इन कन्फ्लिक्ट विद डिसीजन इन द केस ऑफ एम नरसिम्हा राव वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। जिस कारण यहाँ पर जो है रेफरेंस किया गया वो डिस्कस मैंने पूरा कर रखा है, और इस रेफरेंस को जो है जजमेंट दिनांक 15 दिसंबर 2022 के जरिए आंसर्ड किया गया। उनका ये कहना था कि इन द एब्सेंस ऑफ कंप्लेनेंट टेस्टिमनी इन द प्रोसिक्यूशन फॉर द ऑफेंसेस punishable under section 7 and 13(2) of the PC Act, the prosecution can rely upon the circumstantial evidence। छोटी सी बात है। और समरी क्या थी कि अगर प्राइमरी एविडेंस भी नहीं है तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे कन्वर्ट कर सकते हैं। बट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि डिमांड को प्रूव करना ही पड़ेगा, या तो डायरेक्ट एविडेंस है या सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है। अगर प्रूव नहीं हो पा रहा है तो वहाँ पर प्रोसिक्यूशन सस्टेन नहीं करेगा, अक्यूज डिजर्व्स टू बी एक्विटेड। साथियों यहाँ पर अपीलेंट का एक तर्क था कि यहाँ पर कोई भी एविडेंस नहीं है डिमांड ऑफ इनलीगल ग्रेटिफिकेशन की बाय द अपीलेंट, क्योंकि डिमांड को प्रूव करना जो है साइन गुआ नॉन है, तभी पनिशमेंट हो पाएगा धारा 753(1)(d) के अंदर। उनका ये कहना है कि जो कंसर्न्ड ट्रायल कोर्ट्स हैं या हाई कोर्ट है, इनकी जो फाइंडिंग है ये सरमाइसिस एंड कॉन्जेक्टर पे है, जिसका विरोध जो है कंसर्न पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने करा। उनका कहना है कि डिमांड जो है वेल प्रूव्ड है और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस से हमने डिमांड को और एक्सेप्टेंस को प्रूव किया है। अगर डिमांड और एक्सेप्टेंस साबित हो जाती है तो वहाँ पर अक्यूज के खिलाफ जो है प्रिजम्पशन है, और अगर वो उसको रिब्यूट नहीं कर पाता तो दैट इज़ एन अनदर चेन कि उसे जो है कन्विक्ट किया जाए, जिस कारण कोई भी जो है गुंजाइश नहीं बनती है इंटरफेरेंस की, और जजमेंट जो है वो सही पारित जो है किया गया। कोर्ट ने यहाँ पर ऑब्जर्वेशन करा और कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि सेक्शन 7 और सेक्शन 13 जो है, जब ये अमेंडमेंट नहीं हुआ था उससे प्रायर जब ये स्टैंड कर रहे थे तो उसकी परिभाषा क्या थी कि पब्लिक सर्वेंट टेकिंग ग्रेटिफिकेशन अदर देन लीगल रिन्यूमरेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ एन ऑफिशियल एक्ट। परिभाषा क्या था कि हुएवर बीइंग और एक्सपेक्टिंग टू बी अ पब्लिक सर्वेंट accept or obtain or agree to accept or attempt to obtain from any person for himself or for any other person any gratification other than legal remuneration as a motive or reward for doing or forbidding to do any official act or for showing or forbidding to show in exercise of his official function favor or disfavor to any person or for rendering or attempt to render any service or disservice to any person with the central government or state government or parliament or the legislature of any state or with any authority or corporation or government company with the meaning of public servant as per section 2C whether named or not he shall be deemed to be guilty। तो मोटी मोटी बात क्या कि he should be a public servant। दूसरी बात है कि he should accept or obtain or agree to accept or attempt to obtain क्या चीज़ है इलीगल ग्रेटिफिकेशन एज अ मोटिव और रिवॉर्ड। और चौथी बात क्या है ऑफिशियल एक्ट करना या ना करना, कोई सर्विस रेंडर करना या ना करना इन द फॉर्म ऑफ फेवर और डिसफेवर। क्लियर है। वो बंदा पब्लिक सर्वेंट होना चाहिए, या तो वो कंसेंट हो सेंट्रल गवर्नमेंट से, या वो कंसेंट हो स्टेट गवर्नमेंट से, या वो कंसेंट हो किसी कॉरपोरेशन से या किसी इंस्टीट्यूशन से जो गवर्नमेंट के अधीन है और जिसके तहत वह सेक्शन 2 सब क्लॉज C प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत पब्लिक सर्वेंट है। साथियों इसके साथ साथ जो
स्पष्टीकरण थे उनसे भी हम जो है काफ़ी वाकिफ़ हैं, जिसको मैं यहाँ पर रीड आउट नहीं करूँगा, आप जाकर टेक्स्ट से जो है पढ़ सकते हैं। और जहाँ तक बात है क्रिमिनल मिसकंडक्ट की, तो उसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या थी कि वो करप्ट और इलीगल मीन्स से खुद के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई वैल्यूएबल थिंग या पेक्यूनियरी एडवांटेज को जो है ऑब्टेन करे या अपनी ऑफिशियल पोजीशन को मिसयूज़ करे और खुद के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई वैल्यूएबल थिंग या पेक्यूनियरी एडवांटेज को ऑब्टेन करे या किसी ऑफिस को होल्ड करते हुए कोई वैल्यूएबल थिंग या कोई पेक्यूनियरी एडवांटेज को ऑब्टेन करे जिसमें कोई भी इंटरेस्ट जो है पब्लिक का नहीं है, उस सिनेरियो में वह जो है 13(1)D के तहत गिल्टी होगा। मोटी मोटी बात ये कहते हैं अपन कि पब्लिक सर्वेंट जो है डिमांड भी कर रहा है और एक्सेप्ट भी कर रहा है, देन ही वुड बी गिल्टी ऑफ 13(1)D। और वो डिमांड नहीं कर रहा, सिर्फ एक्सेप्ट कर रहा है, तो ही वुड बी गिल्टी ऑफ सेक्शन 7। तो डिमांड और एक्सेप्टेंस जो है साइन क्वा नॉन है सेक्शन 7 और 13(1)D के लिए। कुल मिला के मोटी मोटी बात समझ में आती है कि ऑफिशियल पोजीशन का मिसयूज जरूरी है। अगर काम पेंडिंग नहीं है तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर ऑफिशियल पोजीशन को डिस्चार्ज नहीं करा है और इलीगल कोई यूज़ नहीं करा है उन पावर्स का, तब भी एक पॉइंट बनता है कि मैं पैसा क्यों लूँगा और मेरे पार्ट पर कोई मोटिव नहीं है। आप हमेशा ये शो करो कि अक्यूज जो है फंसाना चाहता है और उसके पार्ट पे एक मोटिव है। आप एक प्रॉपर रिसर्च करा करो, एक प्रॉपर ब्रीफ करा करो और उससे ही आप जो है पॉइंट पकड़ पाओगे। कई बार ऐसा होता है कि आपके फादर ने उसके फादर के विरुद्ध जो है कार्रवाई कर रखी थी, या वो आदमी हैबिचुअल है, या उसके विरुद्ध पूर्व में जो है आपने कार्रवाई कर रखी है जिस कारण वो एग्रीव्ड था। अगर आपने कोई कार्रवाई इनिशिएट करी है और आप उस कार्रवाई के तहत जो है अग्रसर हैं, उसको ड्रॉप नहीं कर रहे हैं और लगातार प्रोसीडिंग चल रही है, इन दैट सिनेरियो इट कुड नॉट बी प्रिज्यूम्ड दैट कि आपकी पैसा लेने की नीयत है। इसी जजमेंट में ये हेल्ड भी हुआ है कि एवरी डिमांड इज नॉट द डिमांड फॉर ब्राइब, कि हर डिमांड की ब्राइब नहीं है। ये साबित करना है कि इस डिमांड का कनेक्शन जो है ब्राइब से है, तभी जो है प्रोसिक्यूशन सक्सीड होगा, अदरवाइज फेलियर होगा ही होगा। क्लियर हो गया? चले आगे अपन। चलिए साथियों, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो वो जजमेंट पहले पास हुआ था उसके पैरा नंबर 74 में जो है कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन दिए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि प्रूफ ऑफ डिमांड एंड एक्सेप्टेंस ऑफ द इलीगल ग्रेटिफिकेशन बाय द पब्लिक सर्वेंट एज अ फैक्ट इन इशू बाय द प्रोसिक्यूशन इज साइन क्वा नॉन टू स्टेबलाइज द गिल्ट ऑफ द अक्यूज्ड। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि डिमांड और एक्सेप्टेंस को साबित करना होगा, तभी जो है पब्लिक सर्वेंट पर कार्रवाई सुनिश्चित होगी, अदरवाइज वो कार्रवाई सुनिश्चित भी नहीं होगी। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, प्रोसिक्यूशन को डिमांड को साबित करना होगा और सब्सिक्वेंटली एक्सेप्टेंट है इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिमांड, ये भी साबित करना होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्रूफ ऑफ डिमांड एंड एक्सेप्टेंस ऑफ द इलीगल ग्रेटिफिकेशन कैन बी प्रूव्ड बाय डायरेक्ट एविडेंस और बाय सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पिक्चर में कब आएगी? जब डायरेक्ट एविडेंस जो है अवेलेबल नहीं है। और डिमांड और एक्सेप्टेंस को प्रूव करना जो है ये ड्यूटी है प्रोसिक्यूशन की। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर कोई ऑफर है बाय द ब्राइब गिवर और कोई भी डिमांड नहीं है बाय द पब्लिक सर्वेंट और सिंपली वो एक्सेप्ट करता है, तो इट इज़ अ केस ऑफ एक्सेप्टेंस, तो वहाँ पर सेक्शन 7 जो है एप्लीकेबल होगा, भले यहाँ पर डिमांड नहीं है। पर अगर उसने डिमांड करा है और उसने एक्सेप्ट भी करा है तो ये केस है ऑब्टेन का, वहाँ पर सेक्शन 13(1)D जो है एप्लीकेबल होगा। और दोनों ही सिनेरियो यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, तो वहाँ पर डिमांड हुआ है और उसके कॉन्सिक्वेंस में एक्सेप्टेंस हुआ है रिगार्डिंग द इलीगल ग्रेटिफिकेशन, ये साबित करना है प्रोसिक्यूशन को। तो कुल मिला के हम ये स्पष्ट कर सकते हैं कि मियर एक्सेप्टेंस और रिसिप्ट ऑफ एनी इलीगल ग्रेटिफिकेशन विदाउट एनीथिंग मोर वुड नॉट मेक इट एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 7 और 13(1)D ऑफ दैट। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए, सेक्शन 7 ऑफ द एक्ट जो है वो ये स्पेसिफिक करता है कि ब्राइब गिवर तो आपको ऑफर करेगा और आप उसको जो है एक्सेप्ट कर रहे हैं, और वहाँ पर प्रायर डिमांड जो है ज़रूरत नहीं है, ये वापस अपन समझ लेते हैं। जबकि 13(1)D में प्रायर डिमांड की ज़रूरत है और डिमांड के कॉन्सिक्वेंस में एक्सेप्टेंस भी जरूरी है। तो कुल मिला के डिमांड और एक्सेप्टेंस ये फाउंडेशनल फैक्ट्स हैं जिसको साबित करना है प्रोसिक्यूशन को, और प्रोसिक्यूशन साबित कर सकती है बाय द वे ऑफ डायरेक्ट एविडेंस, और अगर डायरेक्ट एविडेंस नहीं है तो बाय द वे ऑफ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। और जहाँ तक बात है धारा 20 की, तो प्रिजम्पशन तभी ड्रॉ होगा कि जब प्रोसिक्यूशन अपने फाउंडेशनल फैक्ट्स को जो है साबित करती है। अगर फाउंडेशनल फैक्ट्स जो है साबित नहीं है तो किसी भी रूप में ये प्रिजम्पशन लागू नहीं होगा। पर ये ध्यान रखने वाली बात है कि सेक्शन 20 का जो प्रिजम्पशन है ये लागू नहीं है 13(1)D के ऊपर। तो कुल मिला के प्रिजम्पशन इन लॉ इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट, क्योंकि यहाँ पर दो बातें हैं, एक सेक्शन 20 है पीसी एक्ट का और दूसरा है सेक्शन 114 इंडियन एविडेंस एक्ट का। तो अगर सर्कमस्टेंशियल एविडेंस यहाँ रिकॉर्ड पर है और उससे कोई इन्फरेंस ड्रॉ हो रहा है और उसको आप रिब्यूट नहीं कर रहे हो, तो कोर्ट ड्रॉ करेगा 114 इंडियन एविडेंस एक्ट का प्रिजम्पशन। पर एविडेंस अगर डायरेक्ट है और उसको आप रिब्यूट नहीं कर पा रहे हो तो वहाँ पर प्रिजम्पशन ड्रॉ होगा सेक्शन 20 पीसी एक्ट का। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं। तो कोर्ट ने फाइनली क्या ऐड किया, इन द एब्सेंस ऑफ एविडेंस ऑफ द कंप्लेनेंट इट इज़ पॉसिबल टू ड्रॉ इन्फरेंस ऑफ गिल्ट फ्रॉम द सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। और
इवन द इशू ऑफ प्रिजम्पशन कि जो प्रिजम्पशन का जो इशू है इसको भी जो है आंसर किया गया। वापस से मैं रिपीट करता हूँ कि प्रिजम्पशन तभी रेज होगा कि जब प्रोसिक्यूशन अपने फाउंडेशनल फैक्ट्स को साबित कर पाता है। और इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने जो है अप्रूव कर दिया कि जजमेंट जो है बी जयराज वर्सेस पी सत्यनारायण मूर्ति का ये कन्फ्लिक्ट में नहीं है, ये जजमेंट भी जो है राइट पेरिफेरी को जो है होल्ड करता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और यहाँ पर हमें एक बात ध्यान में रखनी है कि जो डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट का एन विजय कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु का, जिसमें फॉलो किया गया था जो व्यू लेड डाउन हुआ बी जयराज वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, एनपी सत्यनारायण मूर्ति वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। और कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया एज फार एज प्रिजम्पशन इज कंसर्न, जो प्रिजम्पशन की स्थितियां हैं वो है सेक्शन 7 के लिए, ना कि 13(1)D के लिए। अगर डिमांड और एक्सेप्टेंस प्रूव है तभी प्रिजम्पशन ड्रॉ होगा, अदरवाइज प्रिजम्पशन ड्रॉ नहीं होगा। तो कुल मिला के प्रिजम्पशन कब पिक्चर में आएगा कि जब प्रोसिक्यूशन डिमांड और एक्सेप्टेंस को साबित करती है, इसको एस्टैब्लिश करती है। अगर वो एस्टैब्लिश ही नहीं कर पा रही है उन फैक्ट्स को, उस सिनेरियो में प्रिजम्पशन ड्रॉ नहीं होगा। और प्रिजम्पशन ड्रॉ होता है तो उसे रिब्यूट करने की अपॉर्चुनिटी दी जाएगी अक्यूज्ड को, और अगर वो रिब्यूट करता है तो उसे वहाँ पर एक्विट करना पड़ेगा। पर रिब्यूट करने का पैरामीटर क्या है? नॉट बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट। पैरामीटर क्या है? बाय प्रिपोर्टेंस ऑफ द प्रोबेबिलिटी। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं? अपन चल रहे हैं अब आगे। साथियों, इसी के साथ साथ जजमेंट था एन विजय कुमार का, वहाँ भी कोर्ट ने जो है डील आउट किया सेक्शन 20 को और स्पेसिफिक कर दिया कि डिमांड और एक्सेप्टेंस आर नेसेसरी टू ड्रॉ द प्रिजम्पशन अगेंस्ट दी कंसर्न अक्यूज। और कोर्ट ने क्या स्पेसिफिक किया कि मियर रिकवरी ऑफ मनी कैन नॉट प्रूव द चार्ज। क्या प्रूव करना है? डिमांड एंड एक्सेप्टेंस। अगर डिमांड एंड एक्सेप्टेंस है तभी गिल्ट होगा, अदरवाइज वो गिल्ट नहीं होगा। और सेक्शन 7 जब अमेंडेड हुआ 26 जुलाई 18 को, तो पोजीशन जो है थोड़ी सी चेंज हो गई। और उसके बाद जो है 26 जुलाई 18 को सेक्शन 7 में जो है अमेंडमेंट हुआ। जब अमेंडमेंट होकर आया तो कुछ पोजीशंस जो है चेंज हुई। जो वर्ड था एनी ग्रेटिफिकेशन, जो कि अब जो सेक्शन 7 है उसमें यूज़ नहीं करा गया है। अब क्या यूज़ हुआ यहाँ पर? अनड्यू एडवांटेज। अब एलिगेशन है इज ऑफ डिमांड ऑफ ग्रेटिफिकेशन एक्सेप्टेंस देयर बाय द अक्यूज, इट मस्ट बी एज अ मोटिव और रीअवार्ड। जब भी कोई एलिगेशन है डिमांड का और एक्सेप्टेंस का बाय द पब्लिक सर्वेंट, तो वो एज अ मोटिव और रीअवार्ड होना चाहिए। ये साबित करना है प्रोसिक्यूशन को। और उसने अपनी ऑफिशियल पोजीशन का मिसयूज़ किया है और इसके कॉन्सिक्वेंट में ब्राइब को डिमांड किया है, ये भी साबित करना है प्रोसिक्यूशन को। तो कुल मिला के हम ये बात कह सकते हैं कि डिमांड और एक्सेप्टेंस ऑफ द ग्रेटिफिकेशन एज अ मोटिव और रीअवार्ड जो कि सेक्शन 7 में प्रोवाइडेड है, इसको प्रूव करना पड़ेगा प्रोसिक्यूशन को। अगर ये प्रूव कर पाएंगे तभी जो है प्रिजम्पशन ड्रॉ होगा, अदरवाइज प्रिजम्पशन ड्रॉ नहीं होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमें ध्यान में रखनी है सेक्शन 13(1)D के लिए भी, तो यहाँ भी प्रोसिक्यूशन को डिमांड और एक्सेप्टेंस साबित करनी है, बट यहाँ पर कोई प्रिजम्पशन नहीं है। अगर डिमांड और एक्सेप्टेंस साबित नहीं हो पाता है और फाउंडेशन फैक्ट्स रिकॉर्ड पे नहीं है, तो किसी भी रूप में हम अक्यूज को जो है कन्विक्ट या दोषी सिद्ध नहीं कर सकते। एलिगेशन ऑफ डिमांड एंड एक्सेप्टेंस, इसको एस्टैब्लिश करना है बियॉन्ड डाउट। इसको भी जो है आप नोट कर लो। और इस रूल से जो है कोई डेविएशन परमिसेबल नहीं है, भले ही यह प्रिजम्पशन है, इसके बाद भी इनको साबित करना है बियॉन्ड डाउट। बियॉन्ड डाउट इसको साबित करेंगे, एस्टैब्लिश करेंगे, तो ही जो है प्रिजम्पशन यहाँ पर ड्रॉ होगा। अब कोर्ट ने इस केस में जो है इस लीगल थ्योरी को अप्लाई करा। डायरेक्ट एविडेंस जो थी वो थी इन द फॉर्म ऑफ एस के अवस्थी, जो कि इस केस का शैडो विटनेस है। परिवादी की जो है मृत्यु हो गई है और जिस कारण वो एग्जामिन नहीं हो पाया, और रेडिंग पार्टी जो थी उसके साथ में था एस के अवस्थी, जो कि कंसर्न्ड इरिगेशन डिपार्टमेंट है, वहाँ पर एक ऑफिशियल था। और इसके अलावा एक थे मिस्टर ओडी यादव, जो कि ट्रैफिक इंस्पेक्टर हैं। और जो कंसर्न्ड एसीपी का इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी है वो है निरंजन सिंह, जो कि है PW 7। और कंप्लेंट जो है जिस कारण से प्रूव नहीं हो पाई, तो इनका ये केस था, जिस कारण एक बिंदु हमें स्पष्ट होता है, कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि जो कंप्लेंट जो है, कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि जो एक बिंदु है यहाँ पर साबित नहीं हो पाया कि जो कंसर्न कंप्लेनेंट है उसने एलिस्ट, जिस कारण कोर्ट ने ऑब्जर्व करा कि जो कंप्लेंट में उठाए गए बिंदु थे यहाँ पर जो है साबित नहीं हो पाए कंप्लेनेंट की डेथ हो जाने से। पर यहाँ पर कोर्ट ने वापस से इसको स्क्रूटनाइज करा कि इनका केस क्या है कि यहाँ पर डिमांड हुआ बाय द अपीलेंट, और उसके बाद वो कंसर्न्ड अक्यूज से जो है मिला, और उसके बाद अक्यूज ने जो है डिमांड रेज किया, नेगोशिएशन हुआ और अल्टीमेटली सर्टेन अमाउंट तय हुआ। पर कोर्ट का कहना है कि जो फर्स्ट डिमांड थी इस पर कोई भी चार्ज जो है नहीं है रिकॉर्ड पे। सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको जो है ऑब्जर्व करना है। और केस क्या है, प्रोसिक्यूशन का सेकंड डिमांड कब हुई? ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रायल। अब यहाँ पर आपको क्या होमवर्क करना है, इसको आपको ध्यान रखना है। जब भी केस है डिमांड का, तो उसको कहीं हिस्सों में बांटना है आपको। फर्स्ट डिमांड कब हुआ, सेकंड डिमांड कब हुआ, थर्ड डिमांड कब हुआ, तो कोर्ट को स्पेसिफिक करो कि जब फर्स्ट डिमांड का चार्ज ही नहीं मेरे ऊपर, या कोई एलिगेशन ही नहीं है, या कोई प्रूव ही नहीं कर पा रहे, देन हाउ आई कुड बी कन्वर्टेड एंड प्रोसिक्यूटेड व्हेन फ्रॉम द इंसेप्शन द प्रोसिक्यूशन इज सेइंग लाई, वो झूठे हैं, तो मुझे कैसे जो है कन्वर्ट या दोषी सिद्ध जो है किया जा सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो फर्स्ट डिमांड थी इसका कोई भी एविडेंस रिकॉर्ड पे नहीं है, और जो कंसर्न विटनेस है ये सेकंड डिमांड के टाइम जो है आया,
और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, ये जो गवाह है PW5, ये अपने एविडेंस में कहता है कि करीबन 4:45 के आसपास अपीलेंट को आना था, पर वो नहीं आया। उसके बाद उसका फ़ोन आया, उसके बाद 5:20 के आसपास जो है वो आया, और साथ में को अक्यूज भी जो है। अब जो वर्जन जो है कंसेंट गवाह का, ये कॉन्सिडर करता है डिमांड को, जिसको प्रोसिक्यूशन जो है बार बार हाईलाइट कर रहा है। Mrs. नीरज दत्ता asked the complainant to give paper regarding the electricity meter and rupees 10,000 to her as she was in hurry। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके साथ भी ये बीतता है। Complainant handed over the document along with the currency note to the नीरज दत्ता in her right hand after taking the same। अपने साथ भी जो है यहाँ पर क्या बीतता है कि नीरज दत्ता जो है आई, उसने जो है पेपर्स को मांगा, उसने पेपर्स यदि 10,000 रुपये जो है उसे मांगे, वो जल्दी में थी, और कंप्लेनेंट ने जो है डॉक्यूमेंट उसको हैंड ओवर कर दिए, और जो करेंसी नोट थे वो कंसेंट जो को अक्यूज था, एसोसिएट था, उसको जो है हैंड ओवर करे ताकि उसको काउंट कर सके। और यहाँ पर कंसेंट जो अक्यूज अपीलेंट है उसने विश्वास दिलाया परिवादी को कि उसका जो है काम हो जाएगा। तो इन्हीं 6 लाइनों से ये इन्फरेंस ड्रॉ करना चाह रहे थे कि भाई एविडेंस तो आ गई, अब क्या बचा। और रेस्ट जो है एग्जामिनेशन इन चीफ वो डील करता है विद द एक्सेप्टेंस बाय द अपीलेंट एंड द रिकवरी। तो प्राइमरी क्वेश्चन है कि जो ये एविडेंस रिकॉर्ड पर है, क्या इससे ये प्रोसिक्यूशन डिमांड को साबित कर पाया है या नहीं कर पाया है। तो कोर्ट ने कहा कि उसको हमको देखना पड़ेगा इन द लाइट ऑफ सेक्शन 7। सिंपल सी बात हम कह सकते हैं कि डिमांड ऑफ मनी इज़ नॉट सफिशिएंट। ये साबित करना है कि ये डिमांड जो है ये है रिगार्डिंग द इनलीगल ग्रेटिफिकेशन, जो कि लीगल इन्यूमरेशन नहीं है। इसको भी आप हाईलाइट और अंडरलाइन कर लो। कई बार अपन रूटीन पैसे मांग लेते हैं, भाई देना यार 500 रुपये उधार के, अपन थ्योरी भी लेते हैं, तो वो किसी भी रूप में जो है सेक्शन 7 के परिधि में नहीं आएगा। ये साबित करना है कि वो ऑफिशियल एक्ट है और उसका एक मोटिव था, उसका एक डिमांड था, उसके कॉन्सिक्वेंस में उसने डिमांड किया और उसके कॉन्सिक्वेंस में उसने जो है एक्सेप्टेंस किया। क्लियर है, सिंपल सी बात है। तो उसका ही कहना ये था कंसेंट गवाह का कि जब ये विजिट किया गया तो उसने जो है पेपर्स को मांगा और 10,000 रुपये की भी जो है मांग करी, वो जल्दी में थी। It was not the case where a specific demand of gratification for providing electricity meter was made by the appellant to the complainant in the presence of shadow witness। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन क्या है कोर्ट का कि ऐसी कोई डिमांड स्पेसिफिक नहीं है कि इस मीटर के लिए मुझे आप जो है 10,000 रुपये दो, और ये डिमांड जो है इन द प्रेजेंस ऑफ विटनेस की गई है, इसकी एक सक्षम साक्ष्य रिकॉर्ड पे थी। PW5 ने अपने एविडेंस में या टेस्टिमोनी में कहीं भी डिस्कस नहीं करा कि उसकी प्रेजेंस में कंसर्न मीटर के लिए जो है डिमांड की गई। तो जब विटनेस को कोई भी नॉलेज नहीं है रिगार्डिंग द कम्युनिकेशन बिटवीन द अक्यूज एंड द कंप्लेनेंट, और किस पर्पस के लिए कैश दिया गया उसको उसकी नॉलेज नहीं है, तो इस सिनेरियो में डिमांड को साबित नहीं माना जा सकता। ये कंटेंशंस हैं। तो कोर्ट ने यहाँ पर नोट डाउन करा कि जो वर्जन है अपीलेंट का इन हर स्टेटमेंट कि 17 अप्रैल 2000 को वो एक LDC के रूप में जो है काम कर रही थी। उस दिन वो काफ़ी बिजी थी अपने ऑफिशियल ड्यूटीज़ के अंदर, और उसका स्पष्टीकरण ये था कि कंप्लेनेंट जो है उसका नेबर है, और उसका ये भी कहना है कि जो कंसेंट कंप्लेनेंट है ये एसोसिएटर है और उसके विरुद्ध ऑलरेडी FIR भी है। और जब इस बारे में क्वेश्चंस पूछे गए तो उस बारे में क्या आंसर निकल गया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। I cannot confirm or deny that accused Neeraj Datta along with her cashier and other staff consisting of 4-5 member has collected 71,000 in the single delivery point camp held at Jai Vihar, and she along with her staff member were coming in her car, and on the way she stopped at the shop of the complainant who was her neighbor to collect the balance sale proceed of rupees 1 lakh of her previous car from the complainant, as she has sold the said car through the complainant to Messrs Sagar Motor, and this payment was to be received by her through complainant from Messrs Sagar Motor। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट कंटेंशन क्या था साथियों, जो इसने रेस किया कि जो कंसेंट परिवादी है ये डील करता है सेल और परचेज में, ये खुद का एडमिशन भी था। तो मैंने इसके थ्रू जो है कार को बिकवाया था, तो उसका जो सेल प्रोसीड था वो भी मुझे लेना था। इसके अलावा हम लोग एक रूटीन विजिट में निकले थे, मेरे साथ टीम थी, और हमने काफ़ी जो है दुकानों पर रेड आउट किया और अमाउंट जो है कलेक्ट किया। और इसके अलावा चूँकि परिवादी मुझसे नोन था, मेरा एक पड़ोसी भी है, तो जो भी ट्रांजेक्शन है ये लीगल ट्रांजेक्शन्स हैं, देयर इज़ नथिंग इलीगल इन द सेम। उसने एक प्रॉपर जो है स्पष्टीकरण दिया, और एक प्रॉपर जो है जब इस पर क्रॉस हुआ तो उसको कोई भी नॉलेज जो है नहीं थी कंसर्न विटनेस को। तो कोर्ट ने माना कि जब कंसर्न विटनेस को इस बात की नॉलेज ही नहीं है कि रियल ट्रांजेक्शन्स क्या थे, तो इस रूप में ये नहीं मान सकते कि ही वॉज अ रियल विटनेस टू द एलिस्ट ट्रांजेक्शन। जो कंसर्न इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी है उसने भी अपने जरिए में स्वीकार किया कि जो कंसर्न कैश था 71,900 रुपये के आसपास का, वो जो कंसर्न अपीलेंट है उसकी कार में मिला था। और उसकी यह बात जो है डिफेंस को जो है सपोर्ट करती है कि जो रिकवरी है वो इलीगल रिकवरी नहीं है, वो एक लीगल रिकवरी है। और कंसर्न PW5 पर कोई भी एविडेंस फाइल पे नहीं है जिसने ये ट्रांजेक्शन को देखा और सुना।
अगर उसकी स्टेटमेंट सही मान भी ली जाए तो ये इम्पॉसिबल है कि एलिज डिमांड जो 10,000 रुपये की है वो कंसर्न अक्यूज ने करी और उसका उद्देश्य ब्राइब था, और ये भी मानना असंभव है कि कंसर्न अक्यूज अपीलेंट हर रूप में ब्राइब लेना चाहती थी। कोर्ट ने स्पेसिफिक किया कि एवरी डिमांड मेड फॉर द पेमेंट ऑफ मनी इज नॉट डिमांड ऑफ ग्रेटिफिकेशन। प्रोसिक्यूशन को ये साबित करना है कि डिमांड ऑफ मनी जो है ये रिगार्डिंग ब्राइब है, और हर सूरत में ऑफिशियल पोजीशन का मिसयूज करते हुए कंसर्न अक्यूज जो है ब्राइब लेना चाहता है। कोर्ट ने कहा कि यहाँ पर एक सीरियस डाउट है रिगार्डिंग द प्रोसिक्यूशन केस इन द कंप्लेंट फाइल्ड बाय द डिकीस्ट ऑन 17 अप्रैल 2000 इन द फॉर्म ऑफ ए स्टेटमेंट रिकॉर्डेड बाय एंटी करप्शन ब्यूरो। उसने स्टेट किया है कि जब उसकी अर्जी फाइल हुई थी मीटर जो है इंस्टॉल हो गया और कुछ महीने बाद जो है मीटर हटा दिया गया। तो कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था अपने जजमेंट के अंदर कि कंप्लेंट जो है वो थी रिगार्डिंग द स्टोलन इलेक्ट्रिसिटी मीटर जो कि रजिस्टर्ड की गई थी एट द इंस्टेंस ऑफ द कंप्लेंट, जो कि रजिस्टर्ड हुई थी 25 अप्रैल सन 2000 को। Thus, the grievance regarding the stolen meter was made by the complainant 8 days आफ्टर द एलिज डिमांड फॉर द ब्राइब। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आपका अगर मीटर चोरी हो गया और आप जा रहे हो और आपसे ब्राइब मांगी जा रही है, बट इसके विपरीत जो डॉक्यूमेंट फाइल पर है उसमें इंडिकेटिव है कि लगभग 8 दिन बाद ये रिपोर्ट जो है की जा रही है, और रिपोर्ट क्या है रिगार्डिंग द स्टोलन मीटर है। तो ये डॉक्यूमेंट जो है काफ़ी काम आ गया और इससे एक लिंक बना दिया डिफेंस का कि ये एविडेंस जैसे वह है कॉन्कॉक्टेड है और उसको जो है फंसाया गया है। और यहाँ पर संबंधित आईओ ने जो है एडमिट करा कि ऐसी कोई भी कॉपी जो है प्रोड्यूस नहीं करी परिवादी ने, जिससे क्या इंडिकेटिव हुआ कि फैक्ट्स को जो है सप्रेस किया गया और ना ही उसको इस संबंध में क्लियरली टेल किया गया। जब ऐसी कोई एप्लीकेशन नहीं है तो किसी भी रूप में औचित्य बनता क्या है कि नया मीटर जो है इंस्टॉल किया जाएगा। टिल 24 अप्रैल सन 2000 कंप्लेंट ने कोई भी कंप्लेंट जो है रजिस्टर्ड नहीं कराई, जबकि कंप्लेंट ही नहीं है, कोई पेंडेंसी ऑफ वर्क नहीं है, तो मोटिव कैसे अराइज होगा। और यहाँ पर मोटिव भी अपने आप में जो है डाउटफुल दिखाई देता है। तो कोर्ट ने कंक्लूड करा कि जब कोई सर्कमस्टेंसेस नहीं है डिमांड को लेकर, एक्सेप्टेंस को लेकर, तो प्रोसिक्यूशन अपना केस साबित नहीं कर पाया, तो वहाँ पर कंसर्न प्रोसिक्यूशन को खारिज करते हुए कंसर्न अक्यूज को सेक्शन 7 और 13(d) से एक्विट करने के आदेश भी दिए गए। साथियों, एक बेहतर कंक्लूजन हम ड्रॉ कर सकते हैं कि हमें अपने केस को प्रॉपर ब्रीफ आउट करना है, प्रॉपर उसका सिनॉप्सिस तैयार करना है, प्रॉपर रिसर्च करना है, और जो सीक्वेंस बता रहा है कंसर्न परिवादी वो सीक्वेंस क्या है, और इसके साथ साथ आप आरटीआई भी लगाओ डिपार्टमेंट के अंदर रिगार्डिंग द पेंडेंसी वर्क, और जितना आप आरटीआई लगाओगे उसका यूज़ करोगे उतना भरपूर आपको फायदा मिलेगा। कई बार ऐसा भी होता है कि डॉक्यूमेंट जो है सप्लाई नहीं होते हैं आरटीआई में, तो घबराओ मत, आप सेक्शन 19 में सीआरपीसी का भी इस्तेमाल कोर्ट में कर सकते हो। पर एक बात ध्यान में रखने की, जहां आपके राइट्स हैं उसको आप एक्सरसाइज करो, उसको इन्फोर्स करो, निश्चित तौर पर आप सफल होगे, निश्चित तौर पर हमें जो है सफलता मिलेगी। तो घबराने का नहीं है। अगर टॉपिक आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर जरूर करना। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।